अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। पहले ईसीसी की तरफ से इजाज़तनामा जारी किया गया कि यौन और धागा इजाज़त होगी इंपोर्ट करने की भारत से। ये बड़ी देर से चलने वाली चीज़ें हैं जिसके ऊपर ख़ास तौर पर हमारे एक्सपोर्टर्स और सनतकार जो हैं बड़ी तादाद के अंदर मुतालबा करते नज़र आए। हमारे पास 60 लाख के करीब तकरीबन, वैसे जो अगर एक्चुअल फिगर जो जारी किया उसके मुताबिक 58 लाख बेल जो है वो पैदावार हुई और हमारी जो ज़रूरत थी खपत है वो 1.5 करोड़ के करीब है बेल के। लेकिन अगर देखा जाए अदाद शुमार के मुताबिक तो हमें कम व बेश 90 से 1 करोड़ तक जो है 90 लाख से 1 करोड़ तक हमें इजाफी बेल्स की ज़रूरत थी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन उस खपत को पूरा करने के लिए हमने बाकी ममालिक से तो यौन मंगवाया, कपास मंगवाई, यौन पाकिस्तान के अंदर थी और बहुत सारी चीज़ें चली थी, लेकिन भारत से मंगवाने के ऊपर बहुत बड़ा मुतालबा दरीना चल रहा था। तो उस पर हुकूमत ने ईसीसी के अंदर इजाज़त दी। वज़ीर-ए-आज़म से इजाज़त के बाद एक ट्वीट भी किया क्रॉस बॉर्डर का रज़ाक दाऊद साहब ने, और फिर हमाद अज़हर ने इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसके अंदर कहा कि हम इजाज़त देने जा रहे हैं और इसी से मंजूरी दे दी है। लेकिन काबीना के अंदर जाते हैं तो खान साहब खुद पूछते हैं ये किसने परमिशन दी थी। बहुत नॉन सीरियस एटीट्यूड जो है इस वक्त नज़र आ रहा है गवर्नमेंट का। मियाँ फ़ारूक इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है PHMA के। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब। कैसे देख रहे हैं इस वक्त ये गो मगो की सूरत हाल, इंडस्ट्री को किस हद तक नुकसान पहुंचा रहा है? गवर्नमेंट अपनी जगह 3 धड़ों में तकसीम लगती है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तीसरा अपनी नाराज़गी। यानी कि ये तो गली मोहल्लों वाली लड़ाइयाँ लग रही हैं जो ये इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट और ऊपर। और आपको पता है जब कोरोना उठा हमने भी ये पॉइंट उठाया था कि हमारे ऊपर पाबंदियाँ लग सकती हैं। बरतानिया पाबंदियाँ लगा रहा है, दूसरे ममालिक हमें रेड लिस्ट के अंदर ट्रैवलिंग के अंदर डाल रहे हैं। तो मुल्क कहाँ खड़ा है और हमारे जो बड़े हैं वो क्या फ़ैसले करते नजर आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, आपने इंट्रो में बहुत डिटेल के साथ बताया है कि हमारे पास जो हमें काटन चाहिए थी और जो हमारी पैदावार है वो उससे काफ़ी ज़्यादा कम हुई थी, जो क्रॉप हुई थी। तो इसलिए हमें बाहर से क्रॉप चाहिए थी। तो सबसे जो इजी हमारे लिए चैनल था वो इंडिया का था, वाघा बॉर्डर के ज़रिए वो हमें आनी थी। और इसके ऊपर रज़ाक दाऊद साहब बिल्कुल क्लियर थे कि वो हमें इसकी अप्रूवल लेकर देंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये जो गवर्नमेंट है ना, ये यू टर्न के लिए बहुत मशहूर है। ये एक दिन एक फ़ैसला करती है, दूसरे दिन दूसरा फ़ैसला करती है, और इनको ख़ुद नहीं पता होता कि ये मिनिस्टर साहब इनके क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। और इमरान खान साहब की अप्रूवल के बाद वो स्टेटमेंट देते हैं, अगले दिन खान साहब उनसे पूछते हैं कि आपने ये स्टेटमेंट कैसे दी। ये बहुत बड़ा अलमिया है। इस गवर्नमेंट को अब आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, इनको एक्सपीरियंस काफ़ी हो गया। अगर ये अगले भी 2 साल इस तरह गुजार देंगे, हमारी इकानमी का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगा। अगर हमारे पास रॉ मटीरियल ही नहीं है तो हम लेबर को फ़ारग करना शुरू कर देंगे, और जैसे कि हम एक शिफ्ट फ़ारग कर चुके हैं। तो इसलिए खुदारा हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसके ऊपर पॉलिटिक्स ना लेके आएँ। मैं कल शेख रशीद साहब का इंटरव्यू देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड ओपन करेंगे ना, तो जो आगे आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं लोग उसमें हमें वोट नहीं देंगे। अगर आप पॉलिटिक्स को ट्रेड के साथ अटैच करेंगे तो आप ट्रेड के साथ ज़्यादती करेंगे। ट्रेड को ट्रेड रहने दें, पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स रहने दें। बाकी जहाँ तक कश्मीर की बात है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा इंशाअल्लाह ताला है, रहेगा, बनेगा। हमारे दिल अपने कश्मीरी भाइयों के साथ धड़कते हैं, हमारी जान भी उनके लिए हाजिर है। लेकिन इस इशू के ऊपर मेरी रिक्वेस्ट है सारे पॉलिटिशियन से कि इसको पॉलिटिसाइज ना करें, बल्कि इसको बिजनेस की हद तक रहने दें। अच्छा, आप चीनी को कैसे देख रहे हैं? जब चीनी को यौन के साथ खड़ा किया, कपास के साथ खड़ा करते हैं, तो क्या हम खुद इसको मुतनाज़ा नहीं बनाते इन चीज़ों के ऊपर कि इसको कैसे ख़राब करते हैं? और क्या इसके ऊपर स्टांस आप कहेंगे कि चीनी और कपास की इंपोर्ट के हवाले से चीज़ें मुख्तलिफ नहीं होनी चाहिए, या इनको मिला के जो बात की वो गलत है या सही है? ये देखें कि चीनी जो है ना, USA बहुत बड़ा एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन USA में भी जो शुगर केन है उसकी फसल नहीं लगाई जाती, और इसको लेज़ी मैन क्रॉप कहते हैं क्योंकि ये साल में एक दफ़ा होती है और इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और USA भी अपनी सारी जो शुगर है वो ब्राज़ील से इंपोर्ट करता है। अगर USA जैसी सुपर पावर इस क्रॉप को लगाने के लिए तैयार नहीं है, तो जो हमारा सारा कॉटन बेल्ट एरिया था वहाँ पे इस लेज़ीमैन क्रॉप को वहाँ पे लगाया, और हमने अपना सारे का सारा टेक्सटाइल की बेस को तबाह करके रख दिया। तो इसको दोनों को आपस में मिलाना बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, और इनको लॉन्ग टर्म पॉलिसी में जो वहाँ पे शुगर केन लगा रहे हैं
उसके बजाय काटन को फिर वहाँ पे ग्रो करना चाहिए ताकि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो अपने पाँव के ऊपर खड़ी हो सके। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाँव पे खड़े हो सके। बहुत शुक्रिया मियाँ फ़खर बाद हमारे साथ मौजूद थे। फिर पॉइंट वही है लॉन्ग टर्म पॉलिसी का जो हम प्रोग्राम के अंदर लेके जा रहे थे कि मुस्बत मुस्तहकम और इस वक्त लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की अशद ज़रूरत है जिसका हमें फुकदान नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट एक एंड पे कुछ करती नज़र आ रही है और लॉन्ग टर्म पॉलिसी का हमें अगर रिजल्ट देखा जाए तो ये नज़र आता है कि 1.5 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया है। टेक्सटाइल हमारी पॉलिसी जो है वो काबीना के चक्कर लगा लगा थक गई है, लेकिन हर इजलास में जाती है, मुस्तरद हो जाती है। तो इससे बड़ी नॉन सीरियस क्या होगी कि हमारे मेंबरान असम्बली इतने तैयार नहीं है कि हम कन्विंस उनको कर सकें कि आपने जिनसे वोट लिए थे उनका बड़ा मुतालबा है कि मईशत को सहारा देने के लिए एक अच्छा इकदाम कर सकें। आपको आगे लिए चलते हैं। ख्वाजा अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ बिजनेसमैन भी हैं, इनसे बात का आगाज़ कर सनतकार हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत सारी चीज़ों को बहुत गहरी निगाह से आप जानते भी हैं, देखते भी हैं और इन सारे अदाद शुमार और बहुत सारी गवर्नमेंट्स के आपने गोरखधंधे देखे भी हैं। ये चल क्या रहा है? एक मशीर जो है वो पेश करता है, इमरान खान मंजूर करता है, काबीना उसे डिबेट के अंदर रिजेक्ट कर देती है, फिर ये कहा जाता है जी अभी तो पेश ही नहीं की गई थी, सिर्फ इस पर एक बहस चल रही थी या मतलब तबादला हुआ है ख्यालात का। वज़ीर जो खारजा हैं वो नाराज़ है, मुझसे नहीं पूछा गया। दूसरे कहते हैं जी भारत से दोस्ती है। कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त हम संजीदा हैं या सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आप को बचाने के लिए, या शायद मोदी मेरा यार किसका यार, इन सारी चीज़ों के अंदर अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, ये किसी एक मशीर ने फ़ैसला नहीं किया था, ये ECC में फ़ैसला हुआ और उसको रिकन्फर्म किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं उन्होंने रिकन्फर्म किया कि वाघा के ज़रिए हम खोल रहे हैं तजारत। इंडिया के साथ तजारत करना उसमें बेशुमार रिजर्वेशन है। आई डू अप्रिशिएट प्रॉब्लम ऑफ पॉलिसी मेकर, लेकिन ये तजारत किस चीज़ की कर रहे हैं? वो इस चीज़ की कर रहे हैं कि हमने रॉ मटेरियल मंगवाना है। हमारी इंडस्ट्री जो 12-13 बिलियन डॉलर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, दे आर इन ट्रबल। रॉ मटेरियल की कीमतें सट्टेबाजों ने और होल्डर ने छुपा के रखी हुई हैं और वो इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि हमारा खून ड्रेन कर रहे हैं। और अब डिक्लाइन शुरू हो गया, जो ग्रोथ था एक्सपोर्ट में, नए आर्डर नहीं हम पकड़ पा रहे हैं। अब अगर हुकूमत ने ECC हुकूमत है, वो कोई वो हम जैसे कोई बेवकूफ़ लोग नहीं हैं, उन्होंने अगर एक डिसीजन किया है और उसको दूसरे दिन ही रिवर्ट कर दिया, वो उसका ख़तरनाक नतीजा ये भी निकल सकता है कि जो सट्टेबाज और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जिन्होंने 3-3.5 लाख बैग अपने गोदामों में रखा हुआ है हमारा खून निचोड़ने के लिए, वो इससे शेर होंगे और मज़ीद एक्सप्लॉइट करेंगे। वो पंजाबी की ज़रबुल मिसल है, नानी कसम कीता पैड़ कीता, करके छड़ देता बहुता पैड़ कीता। तो इनकी इस बदहवासी से एक इंतहाई नेगेटिव मैसेज मार्केट में गया है। सिर्फ हमारी लोकल मार्केट में ही नहीं, हमारे बाहर भी जब उन्होंने सुना कि ये रॉ मटेरियल इंपोर्ट की इजाज़त मिल रही है इन्हें, उन्होंने नए आर्डर फेंके। कई लोगों ने वो पकड़ लिए हैं इस तवक्को में कि अब मार्केट में धागे का रेट नॉर्मल हो जाएगा। नो, दे आर इन ट्रबल। और जिन्होंने नहीं पकड़े वो अब बाहर को ये जवाब दे रहे हैं कि नहीं जी वो हमारी दूसरी गवर्नमेंट ने रिवर्ट कर दिया। तो वो क्या सोच रहे होंगे? वो हंस रहे होंगे कि ये 12 घंटे भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये इनकी बदहवासी मार्केट को बहुत डैमेज कर रही है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर जब ये इजाज़त मिलती है साथ ही 700-1200 तक बैग गिरता है, फी बैग गिर जाता है कीमतें। और जैसे ही अब जाएगा ये तो मार्केट, जैसे आपने कहा सट्टाबाज अगर जो भी इनके कार्टलाइजेशन कर रहे हैं वो एकदम कीमतें उठाएंगे और मजबूर हो जाएगा लेने के लिए, और बाहर तो मायूस हो जाएगा कि ये ज़ुबान के पक्के ही नहीं। ये हमें बदकिस्मती से रमज़ान का तोहफ़ा मिला है। हमारे वर्कर दे आर आउट ऑफ बिजनेस। जो डेली वेजर्स हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा परेशान है कि उन्होंने तो मशीन पर जितना काम करना है उसके पैसे लेने हैं।
और रमज़ान में हम ये इंतहाई सीरियस हो के सोच रहे थे कि उनके लिए कुछ ना कुछ हम करें। अब इस सिचुएशन में समझ नहीं आ रही कि कोई नए आर्डर कोई पकड़ पाएंगे हम, उन्हें अपने वर्कर को काम दे पाएंगे या नहीं। और वर्कर अगर डिस्टर्ब होगा तो ये फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब होगी। क्योंकि रमज़ान के अंदर हो जैसा ख्वाजा साहब ऐसा सूरत हाल हो, ख़ास तौर पे सारी मरकज़ निगाह फैसलाबाद को इसलिए अच्छा कहा जाता है, यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो देने वाले हैं, जो रमज़ान के अंदर बहुत सारी मुश्किलात के लिए मुतवस्सत तबके के लिए मदद का बाइस बनते हैं, लेकिन जब खुद परेशान होंगे, अपने मज़दूरों को फैसिलिटेट नहीं कर पाएंगे, आम लोगों दूसरों को कैसे करेंगे? बस ये बदकिस्मती है। और मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत से ये जो बदहवासी हुई है, दे शुड डीपली लुक इनटू इट कि क्यों ऐसा हुआ। अगर नहीं करना था, इन्हें पहले सोचना चाहिए था कि हम इंडिया के साथ तजारत करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। दुआइयों में किसी ने नहीं पूछा और फिर वो एक नया स्कैंडल सामने आ गया। ये रॉ मटेरियल हम कह रहे थे, हम कोई वहाँ से साड़ियाँ मंगवाने का नहीं कह रहे थे और ना इन्होंने कोई फ़ैसला किया। रॉ मटेरियल तो हर मैन्युफैक्चरिंग बेस वो खुली इजाज़त देती है कि भाई जहाँ से रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है आप मंगवाएं, उसमें वैल्यू एडिशन करें, अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करें और गवर्नमेंट के लिए, मुल्क के लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग करें। मैं खुद मैंने वोट दिया, मैं कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं हूँ, लेकिन मैंने वोट दिया इमरान खान साहब को कि वो दावा कर रहे हैं कि मैं एक तब्दीली लाऊंगा। तो इस उम्मीद पर कि अब 70 साल के लगभग मेरी उम्र होने वाली है कि अपनी ज़िंदगी में मैं भी कुछ देख लूँ कि इस मुल्क में अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं, अगर कोई बेहतर पॉलिसी बन जाए, गुड गवर्नेंस हो जाए, तो शायद हम भी इज़्ज़त से, फ़ख्र से अपना सर बुलंद करके जी सकें दुनिया में सर उठा के जी सकें। बहुत ही एक अहम चीज़ है, क्योंकि एक ज़िंदगी जिस शख्स ने इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए, मौशत मजबूत करने के लिए लगाई हो। मैं पहले भी एक दिन मॉर्निंग शो के अंदर बैठे ये कह सका हूँ कि इन इंडस्ट्रियलिस्टों ने अपने पूरे मसल्स दिखा दिए हैं। अब ज़रूरत इस अमर की थी कि हुकूमत की तरफ से जिस एंड के ऊपर चीज़ें अटकी हुई थी, पाकिस्तान जो टेक्सटाइल पॉलिसी है वो अटकी हुई थी, जिस बार इम्पोर्ट के लिए ड्यूटीज़ अटकी हुई थी, 17% सेल टैक्स अटका हुआ था, इनके ऊपर रिलीफ दिया जाता, लेकिन नहीं दिया गया। बिजली 7.5 सेंट से 9 सेंट कर दी गई। इस वक्त कारोबारी हजरात ये चाहते हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग के ऊपर और ईज़ ऑफ डूइंग के ऊपर जो बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, उसको फिल फॉर इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि मुस्बत नताज आ सकें। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। टेक्सटाइल के मसाइल के ऊपर बात कर रहे हैं। टेक्सटाइल पॉलिसी 1.5 साल से इल्तवा का शिकार है। उसके बाद काबीना के पास एक और चीज़ मुशावरत के लिए गई और वो भी खुडे लाइन लग गई। मैं खुडे लाइन का इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फैसलाबादियों को इस लफ्ज़ की समझ बहुत अच्छे से आ जाएगी कि इस हुकूमत का एक अलमिया रहा है, जो चीज़ें जाती हैं तो जो तरक्की के लिए होती हैं उसे बहुत देर बाद सोचा जाता है। अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी कहते रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट के अंदर बैठे कुछ ऐसे लोग हैं जो चीज़ों को शायद ताक़ीद से समझना चाहते हैं, जो इमरान खान को समझाना ही ताक़ीद से चाहते हैं। ये जो भारत से इंपोर्ट का मसला था कपास और यौन का, इसके ऊपर इमरान खान खुद रज़ाक दाऊद को क्लियरेंस दे चुके हैं, लेकिन काबीना के अंदर जाते इसे इल्तवा का शिकार। ज़फ़र इकबाल सरवर मौजूद हैं जो कि हेड हैं टेक्सटाइल पॉलिसी काउंसिल के, और वहीद खालिक रामे साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं जो पावरलूम की कौंसल है उसके। तो सबसे पहले मैं ज़फ़र साहब मौजूद हैं, इनसे बात कर लेता हूँ। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त एक दोबारा से इल्तवा का शिकार, क्या हमारी काबीना में इस हद तक, वैसे तो ये काबीना है ही कॉपी पेस्ट, तो इस चीज़ को पहले कंडेम कर रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेसेस हैं आप जैसे, उनको पहले जगह नहीं दी गई, लेकिन जो मशीरान, एक मशीर काम कर रहा है रज़ाक दाऊद, वो भी जब लेके जो कुछ चीज़ें जाता है तो शायद जो हमारे वज़ीर ख़ारजा वो नाराज़ हो जाते हैं, जी वो मेरा काम था, इन्होंने कर लिया है, अगर इन्होंने तल्लुकात अच्छे बनाने हैं तो फिर हम कहाँ जाएंगे। मतलब अपनी अना के लिए मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली आपको पता है कि ये ECC में आपको पता है कि ये मंजूर हो चुकी है, और ये जो अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब की जो मिनिस्ट्री है, बेसिकली इसको तो इसके इंचार्ज तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद हैं, ठीक है जी।
और कल जो कैबिनेट के अंदर डिस्कशन हुई है वो फॉर्मल डिस्कशन नहीं थी, क्योंकि समरी तो पुटअप की ही नहीं गई हुई थी। ईसीसी में एक दिन पहले मंजूर हुई है और अब ये डिस्कशन हुई है। अब रज़ाक दाऊद साहब से बात हुई है, उन्होंने बड़ा क्लियर बताया कि ये कमिंग जो ईसीसी आ रही है फॉर्मल डिबेट उसके अंदर होगी। और मैं ये समझता हूँ कि उनकी ये बड़ी काविश है। और जो समरी जो थी बेसिकली वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए थी, ताकि कैबिनेट में डिस्कशन से पहले फॉरेन मिनिस्ट्री, ज़ाहिर बात है एक फॉरेन पॉलिसी भी इसके अंदर इन्वॉल्व आती है कश्मीर के हवाले से, तो उसमें डिस्कशन में वो पहले उनको फॉरवर्ड कर देते ताकि डिस्कशन में आ गई थी और ऐसी सूरत ना पैदा होती। बहरहाल यूँ ना कि ये एक जमहूरियत का हुसन है, इख्तलाफ राय रख सकते हैं, हर एक का हक मौजूद है वहाँ पर। यही एक पाकिस्तान तरीके इंसाफ की खूबसूरती है कि आपको हक़ राही इस्तेमाल करने का वो हक़ देते हैं, कोई बादशाह कायम नहीं है वहाँ पर। तो इसलिए अब कमिंग जो मीटिंग आ रही है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसके अंदर ये फॉर्मल डिस्कशन होगी और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि ये अप्रूव हो जाएगी। लेकिन क्या ये बहुत बड़ी ज़्यादती नहीं है कि एक चीज़ जो वज़ीर आज़म मंजूर कर रहे हैं, वज़ीर आज़म के मातहत चलने वाली काबीना उसके ऊपर इतराज़ात ऐसे उठाती है? बिलाशुबा क्या आप ये नहीं समझते कपास के साथ, ये कपास और यौन की इंपोर्ट के साथ चीनी का इंपोर्ट कर देना शायद से इबहाम इसलिए बनाया गया, जब चीनी की इंपोर्ट करते हैं तो लगता है भारत से बहुत बड़ा हम उनको फ़ायदा देने वाले हैं। उनका किसान भी एहतजाज के ऊपर है, उनके किसान की जो चीज़ें बिक नहीं रही वो 6-6 रुपये किलो बेच रहे हैं, जब हमारे पास आएंगी तो महंगी बिकेंगी, उनके वो रेट मिल जाएगा, लेकिन हमारा किसान मर जाएगा। देखिए जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि ईसीसी जो है वो एक एडवाइजरी बॉडी है, नहीं है। ईसीसी ने उसको एडवाइस किया, रिकमेंड किया, डिसीजन लेना है कैबिनेट के अंदर। तो कैबिनेट के अंदर ये प्राइम मिनिस्टर साहब का मैं समझता हूँ कि ये विज़न है कि उन्होंने एक जमहूरी विज़न दिया हुआ जिसके ऊपर ये ओपन डिबेट हुई है, और डिबेट होने के बाद ये चीज़ें जो है उन्होंने अपने इख्तलाफ राय रखा है। उनका हक़ है शाह महमूद कुरैशी साहब के इख्तलाफ राय रखना, ये किसी भी मिनिस्टर का, अगर उनकी मिनिस्ट्री पे कोई चीज़ें भी आ रही हैं। और जहाँ पर शुगर की तलक है, तो मुल्क में शुगर का जो बहरान चल रहा है, वहाँ से सस्ती चीनी मिल रही थी, उस बहरान को हल करने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे एक्शन भी हो रहा है, तो उनके पास फिगर्स मौजूद थी। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ इसमें कोई अबहाम है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ट्रेड को, मेरा ज़ाती ख्याल है कि ट्रेड को और पॉलिटिक्स को हम दोनों को लहदा लेकर चलना चाहिए। ट्रेड जो है बेसिकली ऑलवेज दी बेस्ट रिवेंज, कि अगर आपने किसी से लेना हो तो ट्रेड में आप उसमें मार दें। तो हम तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम तो वैल्यू एडिशन के वहाँ से मंगवा ही नहीं रहे हैं। तो रॉ मटेरियल हमारे यहाँ शॉर्टेज है, अगर चीज़ आ रही है, अगर वैक्सीन आ सकती है वहाँ से, अगर वैक्सीन आ सकती है जिसमें पहले आ रही थी, तो फिर मैं समझता हूँ कॉटन को या यान को या शुगर को आने में कोई अभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर टेक्सटाइल पॉलिसी की तरह दोबारा से ये इल्तवा का शिकार ही रह जाती है, 2-3 और मुलाकातों के अंदर, 2-3 और कबीना के इजलासों के अंदर, फिर क्या सूरत हाल होगी? सिर्फ ये एक्सेप्ट करना है, सिर्फ एक हमने कंक्लूजन रखना कि ऐसा हो जाता है? अगर देखें जी, अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वैल्यू एडिड सेक्टर है। 3 माह से इनकी तरफ से ये डिमांड नहीं आई है कि यान की जो एक्सपोर्ट हुई है, कॉटन की जो एक्सपोर्ट हुई है, 3 माह से इनकी तरफ से डिमांड नहीं आई कि यान की एक्सपोर्ट को जो है बंद कर दिया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि रॉ मटेरियल की जो एक्सपोर्ट है फिर उस पर बैन लगा देना चाहिए। तो इट्स वेरी क्लियर। फिर एक्सपोर्ट के ऊपर अगर हम बैन लगाते हैं, लेकिन बहुत सारी मुबहम सी चीज़ें चल रही हैं। पिछले साल आपने खुद टी-टैप की मुझे वो रिपोर्ट शेयर की कि हम जो मांग रहे हैं यौन, और अगर देखा जाए फैब की रिपोर्ट के अंदर मार्च की भी आएगी कि सबसे ज़्यादा हमने एक्सपोर्ट कर दिया और सबसे ज़्यादा कामयाब हम रहे हैं एक्सपोर्ट के अंदर यौन के। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यान की जो एक्सपोर्ट है, किसी भी वैल्यू एडेड सेक्टर ने, कोई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स तो उस चीज़ पर काम करती है जो आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं, रिकमेंडेशन दी जाती है। मेरे लिए कि ये लम्हा फ़िक्री है, और सवाल भी छोड़ रहा हूँ उन तमाम स्टेक होल्डर्स को कि 3 माह के अंदर कोई मुझे एक लेटर दिखा दें या किसी भी चैम्बर का, एसोसिएशन का, जिसमें उन्होंने ये डिमांड किया हो कि यान की एक्सपोर्ट को, इराक की मटीरियल के एक्सपोर्ट को बंद किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये डिमांड चाहिए थी कि रॉ मटीरियल को जो है वो बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि प्रोटेक्टिव मेजर्स फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो होते हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं। तो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स ने, उनकी डिमांड नहीं थी, उनकी डिमांड थी कि हमें जो है यहाँ से इंडियन यान, अल्टीमेटली उनकी क्वालिटी भी बेहतर है, तो वो हमें इंपोर्ट की इजाज़त, तो उसको किया, उसको परमिट भी किया है और ICC में अप्रूव भी हुआ है। अब इंशाल्लाह कैबिनेट में भी मैं पूरा उम्मीद हूँ कि वो हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा जी अप्रूव। वहीद खालिक रामे साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ है। रामे साहब थोड़ा सा आगे आ जाएँ। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पावरलूम सेक्टर से हैं और एक अहम सेक्टर है मेरे ख्याल में, अगर स्पिनिंग के बाद, यौन के बाद पहला सेक्टर आप लोगों का आता है। क्या सूरत हाल है इस वक्त? एक दिन होता है 700 रुपया बोरा गिरता है, दूसरे दिन इनकार, उसी दिन दोपहर को इनकार होता है, फिर से एक छलांग ऊपर जाती है। ये उतार चढ़ाओ, और फिर ख़ास तौर पर डिवेल्यूएशन जो है, हमारा डॉलर नहीं कहीं रुक रहा, 152 पे आ जाता है और नीचे गिर रहा है, अच्छी चीज़ है। लेकिन जो एक्सपोर्टर फिक्स रेट, आप लोग कह रहे हैं फिक्स रेट एक रखा जाए, ताकि हमें पता तो हमने मंडी में काम करना कहाँ है।
देखिए जी, पहले तो मैं इस पे कमेंट करूंगा बिलाल साहब के जो गवर्नमेंट ने ये फैसला किया, कैबिनेट ने इसका समरी को मुस्तरद किया है, ये बड़ा मायूस कुन है, क्योंकि पाकिस्तान की वैल्यू एडेड टेक्सटाइल के सारे जो स्टेक होल्डर्स थे ये पिछले 3 माह से चीखो पुकार कर रहे थे। आपके एक्सपोर्ट्स के जो बैरोमीटर्स थे ये बता रहे थे कि आपका ये जान जो है, जो आपका रॉ मटेरियल है, इसकी प्राइसेस इस कदर ज़्यादा है कि हम लोग ना अपने लोकल मार्केट को चला सकते हैं और ना ही हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो उसके लिए सर्वाइव कर सकती हैं, सस्टेन कर सकती हैं। तो ये एक फ़ैसला था जो कि हुकूमत को करना चाहिए था आज से 3 माह पहले, लेकिन वो जो है नहीं हो सका। और दूसरा, अगर आप देख सकते हैं कि वो सबसे मायूस कुन बात ये थी कि आपकी जो है 23% जान की जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ी है, $120 मिलियन जो है वो पिछले महीने हुई है। ये मैं समझता हूँ कि इसमें हमने जब PHM में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आपके ज़रिए, आपके प्रोग्राम्स के अंदर भी हमने इस बात की निशानदेही हुकूमत को की है कि आप जान की एक्सपोर्ट को कैप किया जाए, ताकि पाकिस्तान में पहले ही हमारे रॉ मटीरियल की जो शॉर्टेज है, इसकी कीमतों में जो बेतहाशा तार चढ़ा हुआ है। फिर सबसे बड़ा जो डायलेमा था, सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ कि जो मायूस कुन बात थी कि इसकी हमारी मार्केट के अंदर सट्टाबाजों ने, ब्लैक मेलर्स ने कब्जा किया हुआ था। एक एक दिन के अंदर जो मैं समझ बगैर किसी वजह के 1000, 1500 पर 2-2000 पे जान के बैग की कीमतों में इजाफा किया जाता था। अब वो कौन सा मैकेनिज़्म है कि वो 10,000 पे जान के बैग की कीमत नीचे आ गई? ये एक सारी हमें सट्टेबाजों के रहम करम पर छोड़ दिया गया था। ये मैं पुअर गवर्नेंस की बात थी, इसके ऊपर इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं किया जा रहा। मेरा हुकूमत वक्त से मुतालबा कि ये सब स्टेक होल्डर्स को लेवल प्ले फील्ड दें, ना कि आप सिर्फ टेक्सटाइल के अंदर किसी एक बिज़नेस को आप प्रमोट करिए जाएं और वैल्यू एडेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाकी सेगमेंट्स जो हैं आप उनको बिल्कुल पीछे छोड़ दें। मैं समझता हूँ ये भी मायूसी वाली बात है। हम गारमेंट सेक्टर ले लें, पावरलूम सेक्टर ले लें, आप इनकी कोई भी बात की सुनवाई नहीं हो रही। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ मायूसी वाली बात है कि कोई एक सेक्टर के नुमाइंदे जाते हैं, वो अपनी बात को मनवा के आ जाते हैं और इसके ज़रिए पाकिस्तान की इकॉनमी को मैं समझता हूँ कि एक कार्टलाइजेशन हो रही है। ये आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पिछले कई सालों से हो रहा है कि एक सेक्टर जो है उसको उसके आगे उसके गैस के मामला हैं, उनको प्रायोरिटी दी जा रही है। हमें तो आज भी 23.5 दी जा रही है। तो ये हुकूमत को चाहिए कि तमाम जो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल सेक्टर है इसके स्टेक होल्डर्स के साथ बाकियों की तरह इनके मामलात को भी सिंपैथेटिकली देखा जाए, क्योंकि हम लोग इकॉनमी के जो हैं वो हिस्सेदार हैं और लाखों लोगों का रोज़गार इस इंडस्ट्री से आ रहा है। रामेश साहब, एक बड़ा बुनियादी सवाल होगा। बिलाशुबा ज़फ़र सरवर साहब हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, ये PTI को सपोर्ट करते हैं और PTI को डिफेंड करते हैं कि वो इन्होंने पॉलिसी बनाई। लेकिन क्या ये बहुत बड़ा अलमिया नहीं है कि रज़ाक दाऊद साहब पॉलिसी इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, मतलब मशवरा दे रहे हैं, ज़ीरम साहब उसे ओके कर रहे हैं, काबीना के अंदर फवाद चौधरी सब कुछ कह रहे हैं, शाह महमूद कुछ कह रहे हैं। अच्छा, गवर्नर सरवर साहब ने नया ही काम कर दिया, उन्होंने कहा जी मुबारक हो, पाकिस्तान के हक़ की बात होगी। क्या अपोजिशन ने पेश किया था? खुद ही पेश करते हैं, खुद ही उसके बाद पाकिस्तान की जीत करा देते हैं। आपके गवर्नर कह रहे हैं कि ये इंडिया को हमने रिजेक्ट करके पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी की है, तो फिर आप तो टेक्सटाइल सेक्टर को पैगाम दे रहे हैं कि आपका वजूद नहीं है, जो ज़रूरत है। ये तो ये रहे, क्योंकि ज़फ़र सरवर साहब पहले कह चुके हैं कि एक मखसूस जितना हमें चाहिए वो मंगवाएं, स्टॉकिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब अजीब बयानात जो हैं वो हमारी इस सिचुएशन को ख़राब नहीं कर रहे और मायूसी फैलेगी नहीं इंडस्ट्री के अंदर। देखिए, इसी को लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहते हैं कि प्लानिंग हो कि आप सभी सेक्टर्स को साथ लेकर चलें। किसी भी सेक्टर को जो है अगर उसको उसके अंदर थोड़ी सी मायूसी आ रही है या उसकी परफॉर्मेंस जो है उसको वो आपके बैरोमीटर्स जो है वो नीचे शो करें, तो उसको प्रमोट किया जाए, ताकि सब अगर सेक्टर जो है वो इक्वली ग्रो करेंगे, इक्वली परफॉर्म करेंगे, तो फिर ही आपकी जो इकॉनमी है वो सही डगर के ऊपर चल सकेगी। अगर जो गवर्नर साहब ने ये बात की है, मैं समझता हूँ पहले उन्होंने GSP प्लस के ऊपर एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन दी है, हमें उनकी चीज़ों को पॉजिटिव देखना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त है कि आपकी वैल्यू एडेड टेक्सटाइल सेक्टर जो है ये आहिस्ता आहिस्ता तनज़ली का शिकार हो रहा है, डिस्करेज हो रहा है। हमारा नई इन्वेस्टमेंट जो आना शुरू हुई थी वो रुक गई है। हम एक्सपोर्ट्स की बेहतरी के लिए जो काम कर रहे थे, आपने अगर इंडिया से इम्पोर्ट भी करना है ज़रूर करें, इसके ऊपर हमें जो है रेगुलेटरी ड्यूटी को भी वेव ऑफ करें। और लेकिन उसके ये है कि जो आकर यहाँ पे ब्लैकमेल और माफिया है, सट्टेबाज माफिया, अगर वो सारा का सारा माल फिर आके उसको वो मसनूई किल्लत में पैदा करके दी जाएगी, तो एक तो आपकी पॉलिसी का जो है वो आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, उसका नुकसान हो जाएगा, आपके अरबों रुपए का टैक्स का नुकसान होगा। फिर आपका ये देखें कि उसके बाद दोबारा वो सारे के सारे पैसे जो हैं वो चंद एक सट्टाबाजों के हाथ में चले जाएंगे। ये इस पे ऊपर एक बहुत मैं समझता हूँ कि एक लंबी एक प्लानिंग करने की और इसके ऊपर उसको टेक्सटाइल पॉलिसी पास करते हैं, ये भी अब तो 2 चीज़ें लटकी हैं कबीना के अंदर।
ये तो सारा ख्वाब ही यार, कि टेक्सटाइल पॉलिसी तो इनकी हुकूमत के आने से पहले की थी। चाहिए तो ये था कि ज़फ़र सरवर साहब को एज एडवाइज़र लेते, लेकिन हमें समझते हैं कि फैसलाबाद चुके शायद लाहौर और कराची की तरह ताकतवर हम ये नहीं समझते उनको। हमारी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हमारे नुमाइंदे को नाम में फेडरल टेक्सटाइल मिनिस्ट्री दी गई है, हमें ज़फ़र सरवर की सूरत में एडवाइजरी दे दी जाती, जो कि इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं। लेकिन शर्मनाक बात है कि ये अपनी लेग पुलिंग के अंदर आके पूरे टेक्सटाइल सेक्टर को हर्ट कर रहे हैं। हमारी जो इस वक्त तरक्की थी सस्टेन करने की बजाय उसको ये टांगे खींच के दोबारा गिराने की कोशिश की जा रही है, और इसके ऊपर दोबारा रिव्यू करके ये ना हो कि इसको 1 माह 1.5 माह 2 माह अब लेके जाएं। मेरा इनसे मुतालबा है कि अगर इन्होंने करना जो इन्होंने ट्यूसडे का अनाउंस किया उसके अंदर करें, वरना मैं आपको आज भी ये बात बता दूं कि हम इसके ऊपर रमज़ान शरीफ से पहले एक ज़ोरदार किस्म का प्रोटेस्ट करेंगे हुकूमत की इस फैसले के ख़िलाफ़ कि आपको अपने फैसले जो हैं वो हमें वैल्यू टेक्सटाइल को हम मारने नहीं देंगे, हम मजदूर को बेरोज़गार होने नहीं देंगे, दोबारा अपनी फैक्ट्री को ताले नहीं लगने देंगे। मैं आपको अभी इससे बता रहा हूँ कि रमज़ान शरीफ से पहले एक हम प्रोटेस्ट लॉन्च करके देंगे। प्रोटेस्ट एक लॉन्च किया जाएगा। रामे साहब की एक बात थी लेग पुलिंग वाली, मैं उससे सेकंड ही मैं तो कह रहा हूँ मेरे पास लफ्ज़ हो, मैं 3rd 4th 5th भी उसे कर दूँ, क्योंकि हमारे मेम्बरान असम्बली इस पॉइंट स्कोरिंग में लगे हैं। ये काम मैंने करवा के दिया है, मेरा भी नाम चलवा दें, लेकिन जब ये रिवर्स होता है तो हम मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं होते। और जिस मिनिस्टर जिसके पास एक बहुत बड़ी ताकत है, सीट है, जो कि मैं सिर्फ इतना कहूँगा, असद उमर जब फैसलाबाद चैम्बर में आए जहाँ हम मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा आपके पास सबसे तगड़ी सीट है फैजुल्ला कमोका की शक्ल में, और इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे, या ये इस्तेमाल नहीं होने दे रहे, या ये आपको समझा नहीं पा रहे। वो भी तुर्की के दौरे के ऊपर हैं, वापस आ जाएं शायद ऐसे मौक़ों के ऊपर। हमारे इस वक्त इंडस्ट्री का जो जिनका नाम कमा के हमने सीटें ली हैं, उनका नाम हम यूटिलाइज़ तो कर लिया, लेकिन उनका हक अदा नहीं कर पा रहे। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं टेक्सटाइल के हवाले से ही, फैसलाबाद की सनतों के हवाले से। मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, लेकिन इस पूरे सेक्टर, पूरे एक बड़ा सेक्टर जिसे हम कहा जाए, एक पूरा शोबा कहा जाए तो टेक्सटाइल बनता है। नदीम अल्लाहवाला मौजूद हैं, साबिक सीनियर नायब सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, जबकि एग्जेक्टिव मेंबर हैं इस वक्त मौजूदा पाइमा के, जो कि यौन मार्केट है, सूतर मंडी है एशिया की सबसे बड़ी। नदीम भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त अगर सिनेरियो देखा जाए, करंट हमारा इस वक्त चल रहा है, दोबारा से एक बार मंजूर होता है, काबीना के अंदर वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन अभी भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं या कोऑर्डिनेटर हैं मशीर टेक्सटाइल ज़फ़र इकबाल सर, वो कह रहे हैं कि अभी पेश नहीं हुआ। रज़ाक दाऊद का एक उन्होंने मैसेज दिखाया कि उस पर कह रहे हैं कि अभी अंडर डिस्कशन था, अभी दोबारा मंगल को पेश होगा। क्या कहते हैं, मतलब क्या ये किस तरह की सीरियसनेस से लें कि मशीर कुछ कह रहे हैं, वज़ीर कुछ कह रहे हैं, काबीना कुछ कह रही है, और इनडायरेक्ट अपनी जो सारी कंट्रोवर्सी है उसका अफेक्ट इंडस्ट्री के ऊपर हो? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, पता है आपको, जिस तरह आपने देखा कि कल हमने अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से देखी कि वज़ीर ख़जाना हमाद अज़हर साहब को, और उनकी बेचारे की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इंडिया के साथ ट्रेड के लिए जा रहे हैं, उसमें यान भी आएगा, रुई भी आएगी, चीनी भी आएगी। साथ ही कैबिनेट की मीटिंग होती है और कैबिनेट में 4 वज़ीर उठ के मुहब्बे वतन उनकी जाग जाती है, जी हम कश्मीर के ऊपर सौदा नहीं करेंगे। ये पहले आपको डिसाइड करना चाहिए था कि आपकी पॉलिसीज़ क्या है। टोटली कंफ्यूज है गवर्नमेंट। इस तरह पॉलिसीज़, इस तरह गवर्नमेंट नहीं चलती, इदारे नहीं चलते, मुल्क नहीं चलता। जिस तरह ये एक वज़ीर कुछ कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, दूसरे लोग कुछ कह रहे हैं। ये जिस तरह ना आप देख लें कि हर तरह की लोगों को नुमाइंदगी हासिल है, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी, कोई डायरेक्शन, कोई सिमत नज़र नहीं आ रही कि वो क्या चाहते हैं, किस तरह मुल्क को लेके जाना चाहते हैं। कोई आपस में कोऑर्डिनेशन इदारों के साथ, मिनिस्टर के साथ, अवाम के साथ, क्या हमारी ज़रूरियात क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं और बहरान क्या है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जिस तरह देख लें आपने, चीनी का क्या हाल हुआ, जिसमें कमेटी बनी, नोटिस लिया, आगे बढ़ गई जी, वो चीनी की प्राइस वहाँ पे हैं, आज रिपोर्ट आ रही जी फलां के ख़िलाफ़ एक्शन होगा। टोटली कंफ्यूज्ड गवर्नमेंट है, इनके साथ इनके बस का काम नहीं है। ये इनकी इस तरह ही आपने 2.5-3 साल तजर्बे में अगर मज़ीद गुजार दिए तो मुल्क बहुत पीछे चला जाएगा और इसमें संभाला नहीं होगा फिर दोबारा। अच्छा नदीम भाई,
टेक्सटाइल वाले सनतकार कुछ अभी भी कह रहे हैं कि इससे जो सट्टेबाज हैं, एक लफ्ज़ वो यूज़ करते हैं, जो कार्टलाइजेशन जो कर रहे हैं उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। एकदम से आप करते हैं तो बैग 700-1200 गिर जाता है। दूसरे दिन डेफिनेटली जिन्होंने स्टॉक किया होगा या रोका होगा, जब वो कहते हैं रिजेक्ट हो गई हैं, वो अपने फिर मनमानी कीमतें होंगी। तो क्या इससे गोमगो की कैफियत से ज़्यादा इंडस्ट्री को नुकसान नहीं होगा? जो क्योंकि कुछ दोस्तों ने ये कहा कि हमने इवन के 1-2 दिन में, एक दिन के अंदर 12 घंटे के अंदर लोगों ने ऑर्डर्स पकड़ना शुरू कर दिए, बाहर से ऑर्डर्स आए, क्योंकि बायर खुश होता है जी आपको मिल रहा है, हमें सस्ता चीज़ मिलेगी, इनके पास जाते हैं और साथ ही वापस। तो लोग तो पहले हमारे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल बिलाल भाई, आपने सही कहा। देखिए, ये हमारे पास 15-20 दिन से रिपोर्ट आ रही थी कि ये गवर्नमेंट ये पॉलिसीज अनाउंस कर रही है कि इंडिया के साथ तिजारत खुल जाएगी, लेकिन अचानक खबर आई और मार्केट से कल हमारी मार्केट भी दोबारा शूट कर गई है। अब मुझे बताएं, मैं बायर को रेट पिछले रेट का हिसाब से कोड करूं कि नए आने वाले रेट के हिसाब से कोड करूं? इस तरह एक्सपोर्टर भी परेशान है, स्पिनर भी परेशान है, लूम वाला भी परेशान है, और सूत्र मंडी स्पेशली हमारा नाम बदनाम किया जाता है कि हमने अप एंड डाउन करते हैं, लेकिन हमारा कसूर कोई नहीं है। हम भरपूर जो मिल वाले हमारे से रेट कोड करते हैं वही आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। अब इसमें बुराई सिर्फ और सिर्फ सूत्र मंडी के ज़िम्मे में आती है, जिससे जो हमारा इससे कोई तल्लक नहीं है, ना अप करने में ना डाउन करने में। हमने तो कमीशन एजेंट है, हमारी बेस कमीशन एजेंट है, कमीशन लेते हैं, कारोबार करते हैं। लेकिन अब देखें, ये मार्केट कल से दोबारा बूम करना शुरू हो गई है। अब मुझे बताएं, जो पिछले रेट से लोगों ने माल ली, जिस तरह आपने कहा सट्टेबाज, ये बाकी सही बात है। जो इन्वेस्टर है, जो माल स्टॉक के ऊपर सारा दारोमदार है, जैसा स्टॉक एक्सचेंज है उसमें अब न्यूज़ के ऊपर चलती है, इसी तरह मार्केट सूत्र मंडी है कि रूमर के ऊपर ये अगर हमारे पास सर प्लस है धागा तो मार्केट कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। अगर धागा शॉर्ट हो गया है तो आपको पता है, कोई भी चीज़ है जिसमें आपको पता चल जाए ये शॉर्ट है, तो उसमें प्राइस, उसमें इन्वेस्टर आ जाते हैं, उसमें सट्टाबाज कह लें, जो भी कह लें, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। उससे नुकसान क्या होता है? जेन्युइन जो बायर है, जेन्युइन जो ट्रेडर है, जेन्युइन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिसने आगे ज़र मुआदला की शक्ल में पाकिस्तान में ज़र मुआदला लेके आना है, अब वो मुझे बताएं अपनी पार्टी को, अपने बायर को किस तरह वो मुतमईन करेगा, क्या रेट कोड करेगा? अभी ये हमें पता नहीं है कि जो रेट मौजूदा बिजली के हैं, गैस के हैं, इसमें यही हमने बरकरार रहना है, पेट्रोल के यही रहने के आगे हर महीने चेंजिंग, हर महीने पॉलिसीज चेंज। इस तरह मुल्क नहीं चलते, इदारे नहीं चलते। की वजह से आपको पता है कि मुल्क कमज़ोर होते हैं, तो जिसकी वजह से कि अगर उनकी मईशत कमज़ोर होती है, हमारा दिफा है, आसपास नेबर कंट्री, आसपास देख लें, कोविड की वजह से पूरी दुनिया अपनी सफ़बंदी कर रही है, नए ब्लॉक्स बनने हैं। हमारा यही है कि मीम से नून, नून से मीम, और यही बातें कि इमरान खान जा रहा है, इमरान खान समियत तोड़ रहा है। यार, ये मुल्क का हल है, ये महंगाई का हल है। हमने क्या लेना है इन चीज़ों से? अवाम का कोई सरोकार नहीं है, कौन गवर्नमेंट में बैठा है, कौन आए, कोई जाए, हमें कोई सरोकार नहीं है। हम कहते हैं मुल्क ठीक हो, महंगाई में कंट्रोल हो, एहतसाब हो, इंसाफ हो, और बराबरी की बुनियाद पे क्रॉस द बोर्ड सारा कुछ बेहतरी की तरफ जाए। जो हमें नारे, जो हमें होप नज़र आई थी, वो उसमें टोटली गवर्नमेंट फ्लॉप हुई है। गवर्नमेंट टोटली फ्लॉप होती नज़र आ रही है। उन्होंने कहा, हम एक बहुत चीज़ इनकी वैलिड थी कि सनतकार हो, आम आवाम हो, उनका सबसे बड़ा मौक़िफ़ ये होता है, उनका सबसे बड़ी ज़रूरत ये होती है मुल्क मुस्तहकम नज़र आए। लेकिन डेफिनेटली अपनी सियासत के अंदर, अपने कॉन्ट्रडिक्शन के अंदर सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? आम आवाम का, सनतकारों का। और हमारे साथ कैसे शम्स गुच्छा साहब मौजूद हैं, जो कि साबिक चेयरमैन है पाइमा के। बहुत बड़ी मार्केट है, बड़ी सबसे एशिया की मंडी है। गुच्छा साहब, क्या सूरत हाल है? मुझे तो खुद मतलब अब बात करते हैं, सुबह को ब्रेकिंग कर रहे होते हैं, उसके ऊपर भी तासरा ले रहे होते हैं, थोड़ी देर बाद आ जाता है जी उससे ये कर दिया गया, अच्छा फिर रज़ाक दाऊद साहब के हवाले से चीज़ें होना कि जी उन्हें निकाल दिया गया, हटा दिया गया। मतलब हम इस हद तक कार्टलाइजेशन इन चीज़ों के अंदर फंस चुके हैं कि आप लोगों के ऊपर सट्टेबाजी का इल्ज़ाम लग जाता है। लेकिन क्या कहेंगे इस चीज़ के ऊपर कि रात को फैसला होता है कि मंजूरी का, सुबह को होता है रिजेक्ट का, तो मार्केट्स कैसे मुस्तहकम रहेंगे? बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों आपने एक वो टीवी में पढ़ा था आपने कि उसमें रज़ाक दाऊद साहब ने ये कहा जी कि जो यार्ड मार्केट में या ये मार्केटों में जो सट्टेबाजी हो रही है और ये ब्लैक कर रहे हैं, ये स्टॉक माल कर रहे हैं, हम कहाँ माल स्टॉक कर रहे हैं? मैंने आपसे पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ, ये डिमांड एंड सप्लाई है और उसके साथ ये है शॉर्टेज है माल की। आज से महीना पहले, 15 दिन पहले माल बहुत शॉर्ट था। इंटरनेशनल मार्केट में पॉलिस्टर भी तेज़ था और रुई कॉटन भी तेज़ थी, इसलिए यहाँ पे अभी आप देख लें, अभी मार्केट में इस वक्त शदीद जो है वो रेट नीचे गए हैं। वो क्यों गए हैं कि इस वक्त रुई इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई है, पॉलिस्टर का रेट कम हुआ है, उस वजह से सारी मार्केट में जब सारे हालात जो है नीचे गए हैं और रेट कम हो गए हैं। दूसरी बात यह है कि अब जो बाहर से जो रुई मंगवाने की बात है,
तो वफाकी काबीना ने जो फ़ैसला किया है, पहले इन्होंने फ़ैसला किया जी कि ठीक है जी हम ये बाहर से मंगवाते हैं। अभी ये कह रहे हैं जी अभी वो तजवीज़ दी है, अभी मशवरा कर रहे हैं। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है, कभी ये कह रहे हैं जी मंगवाना है, कभी कह रहे हैं नहीं मंगवाना। अभी एक लॉन्ग टर्म को ये पॉलिसी बनाने कि हमने आगे क्या करना है, हमें तो खुद नहीं पता चलता जिन्होंने क्या करना है। सुबह कोई बात करते हैं, शाम को कोई बात करते हैं। एक जो है पॉलिसी बना लें कि हमने बाहर से यार मंगवाना है या रुई मंगवानी, कितना मंगवाना है हमने, उस हिसाब से फिर आगे हम भी चलें उसके हिसाब से। ये जो ऐसी सूरत हाल है, जब एक सुबह को कुछ फैसला होता है, शाम को कुछ फैसला होता है, एक वजीर कह रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले दिन ही अपनी मिनिस्ट्री के कि मैं इजाज़त देता हूँ, क्या वो लोग फिर जो उससे उनसे खुश नहीं होंगे उनकी क्योंकि बड़ी एक पोर्टफोलियो मिल गया ना हमाद अजहर को, तो उनकी मुखालफत में या उनके ग्रज में किसी ने कह दिया जी नहीं ये इजाज़त नहीं दी जा सकती, काबीना के अंदर रिजेक्ट कर दिया गया, तो आपस के जो क्लैश ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है उसका असर मार्केट्स के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर क्यों डाला जा रहा है? डॉक्टर साहब मसला ये है कि जो इनका जो आपस का मसला है, एक मिनिस्टर कोई बात कर रहा है, दूसरा मिनिस्टर कोई बात कर रहा है, तो इनको चाहिए आपस में बैठ के जो एक फ़ैसला करें कि आया हमें देखें ना, एक तरफ मसला है कश्मीर है, वो कश्मीर वो अपनी जगह पे है कि कश्मीर का जो जब तक वो पुरानी वो सूरत हाल पर उसको नहीं लेके आते तो अब तक हमने इंपोर्ट नहीं करनी। लेकिन मेरा एक बड़ा सवाल, आप ये पॉइंट बड़ा वैलिड है। कल जब मैं टीवी पे इनकी बातें सुना तो मेरा भी ये क्वेश्चन था कि जब आपने कहा कि कश्मीर का पुराना जो सिस्टम जो वो जिस पुरानी शक्ल या पुराना वो जो ऑर्डिनेंस था बहाल नहीं होता, हम आपसे नहीं करेंगे, तो भाई उससे पहले वज़ीर आज़म ने फिर रज़ाक दाऊद को इजाज़त क्यों दी? यानी कि आपका वज़ीर आज़म के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट है कि आप लोग एक पेज पे इकट्ठे नहीं। बिल्कुल सही बात है। देखिए जी वही मैं कह रहा हूँ कि पहले तो इनसे डिसाइड नहीं हो रहा कि प्राइम मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं जी हमने वो जो पुराना जी हमने कश्मीर के बगैर हम कुछ नहीं करेंगे, हमारी हर चीज़ बंद है, तो साथ ही वो जो कह रहे हैं। अच्छा दूसरी बात ये है कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है हमें वो मंगवानी चाहिए। हमें कपास की किल्लत है, कपास की शॉर्टेज है, हमें वो मंगवाना चाहिए। तो साथ जो हमारे पास इतनी मिकदार में चीनी पैदा हो रही है हमारे मुल्क में, शुगर है, चीनी और हमारा ये गंदम पैदा हो, वो हमें क्या मंगवाने की ज़रूरत है? हमें तो वो चीज़ मंगवानी चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत है, और वो है कपास। हमारे मुल्क की आपको पता है पूरे साल से हमारी ये कपास शॉर्ट है, वो कपास हमें बाहर से मंगवानी चाहिए, और बाकी चीज़ें जो ऐड कर रहे हैं चीनी मंगवानी है या गंदम, उसे मंगवाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। ये गुजर साहब का पॉइंट बड़ा ही वैलिड था कि जो चीज़ की ज़रूरत है वो मंगवाएं। आप चीनी को साथ रख के जो एक चीज़ मुबहम कर रहे हैं, चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर डाल रहे हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऐसा तजाद में डाल रहे हैं कि खुद देखने वाला कहे ये तो इंडिया के साथ दोस्ती या अपने कश्मीर बेचने की कोशिश की जा रही है कॉज के ऊपर, क्योंकि मेडिसिन के ऊपर भी चीज़ें जा रही है और बहुत सारी और जैसे वैक्सीन के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें आपस में तबादला हो रहा है, लोग जाते हैं स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन बात फिर उसी बात की जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी मंगवा लें, लेकिन जिस चीज़ की हमें नहीं ज़रूरत जब उसे सामने रखेंगे डेफिनेटली वहाँ क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट भी आएगा। लेकिन इसके ऊपर हुकूमत को खुद बैठना होगा। वज़ीर-ए-आज़म को खुद मशीद जो हैं वो बताते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म इजाज़त दे देते हैं, एक वफाकी वज़ीर जो ख़जाना है वो बैठ के ऐलान करते हैं, दूसरे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। ये पॉइंट स्कोरिंग मुल्क की मईशत के ऊपर, मुल्क के अमन व अमान के हवाले से और कश्मीरी हमारे भाई हैं उनके ऊपर ऐसी चीज़ें जो हैं उनको भी डिस्टर्ब कर रही हैं, हमारे सनतकारों को भी डिस्टर्ब कर रही हैं, और ये सारी चीज़ें हुकूमत के मनफी पॉइंट्स के अंदर ऐड हो रही है जो कि आने वाले दिनों के लिए हुकूमत के लिए आसानियाँ नहीं मुश्किलात खड़ी कर देगी। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।